नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आज फिर अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। तो साथियों, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है मनी बिल, या इसको हम लोग हिंदी में कहें तो धन विधेयक। वैसे तो अगर आप लोग देखेंगे भारतीय संविधान में जो विधेयक हैं, पहले मैं आपको विधेयक और जो दूसरा है एक्ट अधिनियम उसमें बात बता देता हूँ। कोई भी विधेयक वो एक मसौदा होता है जो किसी भी संसद के हाउस में लाया जाता है। तो जब तक उस पर राष्ट्रपति की मोहर, यानी कि वो पास होने के बाद जब तक राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगती तब तक कोई भी प्रपोजल आपका विधेयक रहता है, और जब राष्ट्रपति की मोहर इस पर लग जाती है, पास हो जाता है, तो यही विधेयक आपका एक्ट बन जाता है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखने वाली है कि कोई भी विधेयक बाद में जाकर के एक्ट बन जाता है, यानी कि बिल। और दूसरी बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि संविधान जो है भारतीय, उसमें विशेष तौर से 3 प्रकार के विधेयक लाए जा सकते हैं, और उनको आप लोगों को मेरे साथ देखना है। विधेयक में आप देखेंगे तो पहले जो विधेयक हो सकते हैं भारतीय संविधान में वो होते हैं साधारण विधेयक। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वित्त विधेयक। और तीसरे होते हैं संविधान संशोधन विधेयक। तो मैं आपके लिए पहले ही बात बता दूं कि जितने भी विधेयक आते हैं वो सामान्य तौर से 3 कैटेगरी में बांट ली जाते हैं: साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। उसके साथ ही साथ अगर हम जिस विषय पर आज बात कर रहे हैं धन विधेयक की, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो धन विधेयक हैं ये इसी वित्त विधेयक का हिस्सा है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, धन विधेयक। तो यूं कह लीजिएगा कि वित्त विधेयक का ही एक पार्ट है धन विधेयक। और दूसरे शब्दों में आपको ये ध्यान रखना है कि धन विधेयक एक छोटा टर्म है अपेक्षा वित्त विधेयक के, यानी कि अगर हम लोग इसको धन विधेयक कहें तो इसका जो बड़ा हिस्सा है उसको हम लोग वित्त विधेयक कहेंगे। यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो इसी विशेष जो कैटेगरी है इसको आज क्लासीफाई करने वाले हैं हम लोग, और देखने वाले हैं कि मनी बिल से जुड़ी हुई क्या क्या प्रोसेस हैं जो इसको साधारण विधेयक से और जो अन्य वित्त विधेयक हैं उनसे और संविधान संशोधन विधेयक हैं उनसे इसको अलग बनाती है। तो चलिएगा बिना किसी देर करके हम लोग चलते हैं धन विधेयक पर। और बस आपको ये बात ध्यान लेनी ज़रूरी है कि जो धन विधेयक की परिभाषा विशेष तौर से दी गई है वो आर्टिकल नंबर 110 में दी गई है। भारतीय संविधान का 110वां आर्टिकल बताता है कि धन विधेयक हम किनको कहेंगे, और इनके लिए जो एक स्पेशल प्रक्रिया अपनाई गई है, यानी कि धन विधेयक को पारित कराने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और वो प्रक्रिया बताई गई है आर्टिकल नंबर 109 में। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 109 धन विधेयक के पास होने की प्रक्रिया को बताता है, और किसको हम लोग धन विधेयक कहेंगे ये बात पता चलती है हमें आर्टिकल नंबर 110 से, या अनुच्छेद का जो नंबर है वो 110 से पता चलता है। तो चलिएगा, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक विशेष प्रक्रिया क्या है जो इसको अलग बनाती है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर कोई विशेष चीज़ें तो है नहीं, डायग्राम तो विशेष है नहीं, लेकिन आपको कुछ की पॉइंट्स जो आपको अपने नोट्स पॉइंट में शामिल करने हैं वो मेरे साथ आप लोग देख सकते हैं। तो 2-3 बातें तो आपको यहीं से क्लियर हो गई, और उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं धन विधेयक को। तो 110 नंबर आर्टिकल में कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ विशेष बातें कही गई हैं जो ये बताती हैं कि इसको धन विधेयक कहा जाएगा। मतलब विषय जुड़े हुए हैं, जैसे कर, कोई टैक्स है, कोई ज़्यादा टैक्स में बढ़ाना है, बढ़ोतरी करनी है, घटोतरी करनी है, टैक्स को नया टैक्स लगाना है, घटाना है, तो इस प्रकार की सारी चीज़ें धन विधेयक में सामान्य तौर से आती हैं। संचित निधि और आकस्मिक निधि से जुड़े हुए जो मामले हैं वो भी सामान्य तौर से 110 आर्टिकल में ये डिस्क्राइब करने को कहा गया है कि वो भी धन विधेयक में शामिल हों। हालांकि ये बात निर्धारित करने का जो अधिकार है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, ये निर्धारित करता है आपका स्पीकर, लोकसभा, यानी कि मैं लिख देता हूँ पूरा, लोकसभा स्पीकर।
अब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि लोकसभा स्पीकर पहली बात इसको बताता है कि कौन सा वित्त विधेयक, धन विधेयक होगा, जिस पर लोकसभा का स्पीकर का एक सर्टिफिकेशन लगता है। तो जब भी कभी आपको ध्यान रखना है कि जब भी धन विधेयक पास किया जाएगा तो उसकी पहली कंडीशन यही है कि पहले ये घोषित कर दिया जाए कि वो वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है, और इसका सर्टिफिकेशन कौन देगा? वो देगा आपका लोकसभा स्पीकर। यहाँ से एक बात और कंक्लूजन निकल करके आता है, एक बात और साफ हो जाती है कि जो धन विधेयक हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये केवल पहले लोकसभा में लाए जाते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, पहला की पॉइंट आपका ये है कि ये केवल लोकसभा में लाए जाएंगे, क्योंकि जब तक लोकसभा स्पीकर का सर्टिफिकेशन उस पर नहीं लगेगा, ठप्पा नहीं लगेगा, तब तक ये विशेष प्रक्रिया के साथ 109 की आगे नहीं बढ़ सकता। और इसमें स्पेशल बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो धन विधेयक है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है। पूर्व अनुमति आवश्यक। तो दोनों तीनों बातों को अभी हम लिंक कर लेंगे बाद में। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि कोई भी धन विधेयक पहली बात तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आता है, और उसके बाद जब ये लोकसभा में आता है, क्योंकि राज्यसभा में इसको नहीं लाया जा सकता। जो साधारण विधेयक होते हैं वो आपको पता है कि वो चाहे तो लोकसभा में लाए जाएं या राज्यसभा में, लेकिन यहाँ पर एक विशेष प्रावधान है कि इसको केवल लोकसभा में लाया जाएगा, और कारण मैंने बता दिया क्योंकि लोकसभा का सर्टिफिकेशन इस पर आवश्यक है। तो जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये आ जाएगा लोकसभा में, तो उसके बाद लोकसभा का जो मेंबर है, लोकसभा का जो स्पीकर है, वो इस पर सर्टिफाई कर देगा कि एक टाइप का धन विधेयक है, तो उसके बाद आगे की प्रोसेस उसी हिसाब से कर दी जाएगी। होता क्या है, फिर जब लोकसभा से ये बिल पास हो जाता है तो लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में पहुंचता है। तो लोकसभा के बाद जब ये राज्यसभा में पहुंचता है तो उसमें कुछ विशेष प्रक्रिया से गुजरना होता है। साधारण विधेयक की प्रक्रिया अलग है, धन विधेयक की प्रक्रिया अलग है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि साधारण विधेयक को लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से पारित करना पड़ता है, जबकि राज्यसभा में यहाँ पर धन विधेयक के मामलों में पारित करने वाला कोई विशेष शब्द है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ता है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, 14 डेज लिमिटेशन। राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार है नहीं धन विधेयक के मामले में, वो केवल ये इतना काम कर सकती है कि किसी भी धन विधेयक को 14 दिन के लिए डिले कर सकती है। यानी कि अगर राज्यसभा कोई एक्शन नहीं ले रही है तो 14 दिन के बाद उसको जैसा है वैसे का वैसा ही पास मान लिया जाता है। तो पारित करना ना करना इसका कोई विशेष मतलब तो रह नहीं जाता। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, एक तो 14 दिन का समय, और विशेष तौर से उसमें भी केवल और केवल ये कुछ सिफारिशें कर सकती है। और ये सिफारिशें भी चाहे तो लोकसभा इसको मान ले और चाहे तो लोकसभा इसको ना माने। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो लिमिटेशन दी गई है 14 दिन की, यही कमज़ोर बना देती है राज्यसभा को अपेक्षा लोकसभा के। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि आपने देखा होगा कि जब कोई भी विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो राज्यसभा अगर उस पर गतिरोध पैदा कर देती है, यानी कि वो उसको पास नहीं कर रही है या रोक करके रख रही है, तो इस कंडीशन में जाकर के क्या होता है, एक ज्वाइंट सिटिंग होती है जिसे आप लोग बोलते हैं संयुक्त बैठक। कहने का मतलब ये है कि अगर लोकसभा या राज्यसभा में साधारण विधेयक के मामलों में अगर कोई भी एक हाउस नहीं मानने को तैयार है एक के संशोधन, तो वहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, और ये बात कही गई है 108 में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 108 है उसमें ये बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं धन विधेयक के मामले में, क्योंकि 14 दिन का लिमिटेशन है और केवल सिफारिश की जा सकती है, उसके बाद राज्यसभा का कोई रोल नहीं रह जाता। तो इस बात से ये भी पता चलता है कि यहाँ पर धन विधेयक के मामले में किसी भी प्रकार की ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली बात है। और इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि नॉर्मली लोकसभा को एब्सोल्यूट पावर है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखें,
तो एब्सोल्यूट पावर धन विधेयक के मामले में है लोकसभा को, यानी कि लोकसभा की मर्जी है, वो चाहे तो जिस तरीके से इसको पास कर दे। राज्यसभा केवल डिले कर सकती है 14 दिन का, इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई बात है नहीं। उसके बाद होता क्या है कि कोई भी विधेयक आप अगर देखें तो प्रोसेस ये है कि लोकसभा के बाद अगर पास हो जाता है तो राज्यसभा, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास कोई भी विधेयक पहुँचता है, या दूसरे शब्दों में अगर वो राज्यसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा में पहुंचेगा और उसके बाद प्रेसिडेंट पे पहुंचेगा। तो ये प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है मामला कि शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि ये विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद प्रेसिडेंट। हालांकि प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होते हैं 3। कौन कौन से? या तो वो अनुमति देगा, या अनुमति को रोक लेगा, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि किसी भी विधेयक को पास करने में राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति दे देगा, या उसकी अनुमति रोक लेगा, या फिर पुनर्विचार के लिए उसको वापस कर देगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया गया है, तो वो यहाँ की अनुमति को रोकता नहीं है, सामान्य तौर से अनुमति दे देता है। तो अनुमति देता ही है। और ये बात आपको कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है या नहीं भेज सकता है, तो यहाँ पर भी एक आपका कैंसिलेशन लग जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है, क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से ही ये सारा काम किया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। एक बार में पूरी प्रोसेस मेरे साथ देख लें। ये मैं इधर से साफ कर देता हूँ। धन विधेयक के मामले में सबसे पहले लोकसभा स्पीकर उसको सर्टिफाई कर देता है। उसके बाद पहले तो लोकसभा में ही आता है, लोकसभा में आने के बाद स्पीकर इसको आइडेंटिफाई कर देता है, सर्टिफाई कर देता है। और इस मामले में एब्सोल्यूट पावर भी है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है। और राज्यसभा केवल 14 दिन का डिले कर सकती है, इसके ज़्यादा अलावा कुछ नहीं कर सकती। हालांकि इसकी सिफारिश मान्य या अमान्य हो सकती हैं। ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि केवल 14 दिन का मामला है, तो यहाँ पर ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि साधारण विधेयक में ऐसा प्रावधान होता है। जब ये राष्ट्रपति के पास पहुँच जाती है, राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन जो पहले से ही होते हैं, अनुमति देगा, रोक लेगा, या पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। तो ये 2 कैंसिल हो जाते हैं इसमें, और एक ही काम राष्ट्रपति को करना पड़ता है, और वो है अनुमति देना। तो मैं समझता हूँ कि जो धन विधेयक है, मनी बिल है, वो आपकी पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। और अगले ही किसी छोटे टॉपिक के साथ हम लोग फिर उपस्थित होंगे। और एक चीज़ और, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो हमारी समझ से थोड़ा सा आउट हो रहा है, तो आप लोग उस टॉपिक को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ताकि हम लोग भविष्य में उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। चलिएगा, धन्यवाद, जय हिंद।